नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। लखनऊ से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने मंगलवार को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में महिलाओं ने कौशल विकास और सशक्तिकरण को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महिला आयोग के अध्यक्ष भविता सिंह और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के जरिए महिलाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष भविता सिंह ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक वास्तविक पहल है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। डिप्टी शर्मा ने सीमित संसाधनों के बावजूद देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने साबित किया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बबीता सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी डिप्टी शर्मा के संघर्ष का सफलता को आत्मनिर्भर भारत की सच्ची मिसाल बताया। महिला आयोग की यह पहल न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि समाज में परिवर्तन की दिशा में एक और नई मिसाल भी पेश कर रही है। के सब विभाग से बुलाया था यहाँ, क्योंकि कौशल विकास की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा विभाग है कि जहाँ उसके अंतर्गत इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि जहाँ मुझे नहीं लगता कि अगर उन योजनाओं को हम नीचे तक उतार देंगे तो कहीं कोई हमारे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ युवाएं हैं, सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी उसमें योजनाएं हैं। तो मुझे लगा कि सारी, क्योंकि आज हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सब बोर्ड होता है पूरा, तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक आध चीज़ ऐसी है कि जो नहीं समझने में दिक्कत है या हम उसको नीचे तक प्रॉपर कोई पहुंचाने में किसी को दिक्कत है, तो उसी के तहत आज वो लोग यहाँ आए थे और हमने सारी हमारी पूरा बोर्ड में कुछ ऐसा स्पेसिफिक निकल के आया जैसे किसी पर्टिकुलर योजना में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट, और कुछ है क्षेत्र जहाँ पे काम अभी करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपके मतलब डेटा वगैरह ऐसा कुछ आया हो? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, बट ये तो है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे कि बहुत बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से कि अगर खाली महिलाओं की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो कितना भी करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी छूट जाता है कहीं से। तो अब जब सब बैठते हैं इकट्ठा तो ये भी रहता है कि भाई हमने कहाँ ऐसी जगह है जहाँ और भी काम करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से आज हमने वो यहाँ सब बैठ के प्लानिंग किया है कि हम कैसे नीचे तक सब उतार सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला आयोग ही ऐसा आयोग है कि जिसको कहना चाहिए पहली बार जिले से उतर के हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। हम तहसील लेवल पे जा रहे हैं। अब हमारी चौपालें लगती हैं, हमारी जनसुनवाई जो होती है वो तहसील लेवल पे होती है और तो वहाँ जाके हम ब्लॉक लेवल पे चौपालें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्रयासों के बाद कोई ऐसा बचेगा कि जिसको हम ये कहें कि वो महिला या कोई बच्ची ऐसी रहेगी जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैम, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, खिताब जीती है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कैसे देखती है इस जीत को? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी क्रिकेट टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उससे पहले भी मैंने सब चैनलों पे बहुत अच्छी सबको शुभकामनाएं दी थी, सबके अच्छे भविष्य के लिए भी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, तो जितना महिला सशक्तिकरण पे सब इतना अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इससे हमें लगता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाओं के खेल के लिए आपको कोई योजना करने को मिले तो कौन सी योजना, कोई योजना करना चाहेंगे ऐसी शुरुआत जिससे कि खेल में अधिक भागीदारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ये तो मुझे लगता है कि जो अब हम टीम ये कप जीता है जो हमारी बच्चियों ने, इसी से बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण का एक मैसेज जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बच्चियों को मिलने वाला है। अभी तक लोग समझते थे कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है, तो बहुत ज़्यादा कोई इतना नहीं करता था, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है ये, और आज आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, या जो इन बच्चियों को देख के, तो हर फील्ड इन द सेंस कि हर गेम में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है।
दीप्ति शर्मा, जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप भी जहाँ से आगरा से वहीं से वो है और हमारे यूपी की बेटी है, देश की बेटी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहती हो, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं फिर से ये कहूँगी कि एक कहावत है कि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में पलती हैं, क्योंकि दीप्ति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और दीप्ति भी बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास। तो अगर सुविधाएं ना होते हुए भी और बच्चा अगर इतनी जल्दी इतना अच्छा खेल के जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं लगन में तो होता ही है। और आज दीप्ति जिस तरह से ऑलराउंडर बन के उभर रही हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सारी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर वो आगरा में आएंगी मैम, तो क्या आप जाके उनसे मिलना चाहेंगे? मैं मिलना नहीं चाहूँगी 100%। उसके पेरेंट्स से तो मेरी बात हो भी गई है फ़ोन पे, बल्कि मेरा तो प्लान ये भी है, अगर कुछ संभव हुआ तो मैं पूरी टीम को आयोग में बुलाना चाहूँगा और उनको सम्मानित करूँगा। जैसे कौशल विकास पर आज की पूरी बैठक आपकी कौशल विकास विभाग के साथ आपने करी, तो कोई स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहाँ पर विशेष रूप से आयोग की मदद से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम किया जा रहा हो? कौशल विकास के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं क्या, या समग्र रूप से काम हो रहा है? देखिए, समग्र रूप से इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अब क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं के लिए है वहाँ तो 100% महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन अगर जो पुरुषों के लिए भी ऐसे कुछ विभाग हैं जहाँ महिलाएं काम कर सकती है तो वहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी जगह है और जब हम समरसता की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए। तो चाहे वो योजनाओं के तहत हैं, चाहे जिसमें, क्योंकि फिर वही बात मैं लेके आऊँगी। अब क्रिकेट की बात कर लीजिएगा कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते थे लड़कियों को कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया ना। तो मुझे लगता है जब हर विभाग में सारे में संभावनाएं हैं और लड़कियां भी वहाँ काम कर सकती हैं, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो कोई भी जगह क्यों छोड़ी जाए। हर जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और हर जगह उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैम, कोई संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ तो आज पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। वो कहते हैं सशक्त महिला और सशक्त प्रदेश। इसके तहत जितनी योजनाएं हैं उसमें जितना हम कह सकते हैं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी महिलाओं के लिए बात चल रही है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी सारी महिलाओं से, सारी बेटियों से, कि आप उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जरूर शिक्षित भी बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और जब आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगी और स्वास्थ्य का भी अपने साथ साथ में ध्यान रखें। तो मुझे लगता है जब ये तीनों चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब होंगी तो जरूर निश्चित रूप से भारत के जब आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो प्रदेश और भारत दोनों ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन महिलाओं को अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी थोड़ा सा जागरूक, थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है। संत कबीर नगर जिले के शामशुल हुदा खान पर देश विरोधी गतिविधियों पर संलिप्त रहने और संदिग्ध संपर्क रखने के आरोप लगे हैं। जांच में सामने आया है कि शमशुल हुदा खान ने इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और विदेशों में लगातार यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्र में आने जाने का वहाँ के लोगों से संपर्क बनाए रखने की जानकारी सामने आई है। एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शामशुल हुदा खान भारत में अपने कुछ करीबी लोगों के जरिए जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क में था और शामशुल हुदा खान ने वर्ष 1984 में आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया मुबारकपुर में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त पाई थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2007 से वहां ब्रिटेन में स्थायी रूप से रह रहा था और 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की और जांच में यहां भी सामने आया कि 2007 से 2017 तक उसकी सेवा पुस्तिका की जांच के बिना वेतन वृद्धि दी जाती रही और 2017 में उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो पूर्णतः अनियमित पाई गई है। और एटीएस की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि शामशुल हुदा खान विदेशों के फंड एकत्र कर उन्हें अलग अलग मदरसों तक पहुंचाता था और इस प्रक्रिया में कमीशन वसूलने का भी आरोप है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर ने 2 नवंबर 2025 को कोतवाली खालीलाबाद में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की
विवेचना फिलहाल जारी है और संबंधित मदरसे को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि शमसुल हुदा खान के खिलाफ संत कबीर नगर और आजमगढ़ में पहले से भी 2 अन्य मुकदमे दर्ज है और जिनमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और एटीएस अब इस मामले में विदेशी फंडिंग और संभावित आतंकी कनेक्शन भी जांच कर रही है। जनपद संत कबीर नगर के शमसुल हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि शमसुल हुदा खान दिनांक 12/7/84 को सहायक अध्यापक आलिया मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के पद पर नियुक्त हुआ। वर्ष 2007-8 से ही ब्रिटेन में सामान्यतः अधिवास कर रहा था। दिनांक 19/12/2013 को इनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया गया। वर्ष 2007 से 2017 तक बिना इनकी सेवा पुस्तिका की जांच किए इनको प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की गई और दिनांक 1/8/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते हुए विधिवत पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो कि पूर्णतया अनियमित है। इसके अतिरिक्त शमसुल हुदा खान के मदरसे में नौकरी करते हुए बार बार विदेश जाने, विदेशों से फंड एकत्रित किए जाने, उनको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाना और उसमें अपना कमीशन लेने की तथ्य प्रकाश में आया। एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद संत कबीर नगर द्वारा शमसुल हुदा खान के विरुद्ध दिनांक 2/11/25 को कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना प्रचलित है, मदरसे को सील कर दिया गया है। इसके पूर्व भी शमसुल हुदा के विरुद्ध 2 अन्य अभियोग जनपद संत कबीर नगर एवं आजमगढ़ में पंजीकृत हैं, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर। NSUI ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। ये विरोध NCERT द्वारा कुछ ऐतिहासिक विषयों पर पाठ्यक्रम से हटाने के खिलाफ किया गया है। NSUI के छात्रों का आरोप है कि NCERT इतिहास से जुड़े अहम हिस्से मिटा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की भूमिका और 2002 के गुजरात दंगे जैसे अध्यायों को पाठ्यक्रम से हटाने का इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर छात्रों ने RSS गो बैक के नारे लगाए और सड़क पर बैठकर NCERT के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इतिहास को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि जो हटाया गया है उससे फिर से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और NSUI के छात्रों ACP के माध्यम से राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपने का बात कह रहे हैं। वही मौके पर मौजूद पुलिस ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है। और लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का NSUI का इकाई अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग को मुख्यतः जो विरोध करने का, प्रदर्शन करने का जो हमारा मुख्यतः जो कारण है, ये है कि जो NCERT सिलेबस में से कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास में से कुछ ऐसे सिलेबस को हटा दिया गया है जिसे साफ साफ ये लोग अपने BJP और RSS अपने कुकर्मों को एक वाइट वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें यह था कि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, तो लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट ये सब इनको ये पसंद नहीं था, इस वजह से इसको पूरी तरीके से इन्होंने हटा दिया। नाथूराम गोडसे से एसोसिएशन किया था गांधी जी का, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद जो है सरदार पटेल जो गोधरा कांड 2002 में होता, जिस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री थे, उसको पूरी तरीके से हटा करके इनकी छवि को साफ करने के, पूरे व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उनके बीजेपी और आरएसएस के कुकर्मों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू। इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इतिहास में, और अगर इस तरीके से शिक्षा मंत्री जी इस पर लगाम नहीं लगी तो हम लोग विधानसभा में जाकर के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास करेंगे। ये प्रदर्शन जारी रहेगा, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों में इन्होंने एक ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों को वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है जिन्होंने इस देश के लिए कोई समर्पण नहीं किया, इस देश में कोई उनका योगदान नहीं रहा है। गोडसे जैसे लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, इन्होंने वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है। आरएसएस जैसी गंदी विचारधारा, गंदी मानसिकता के लोगों को इन्होंने वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री जी भारत में रहकर गांधी जी को गाली देते हैं और विदेश में जाकर उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं। कैसी राजनीति है आपकी? ये गंदी राजनीति आपकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, इन्होंने किताबों से पूरी तरीके से हटा दिया है। और जब तक इतिहास के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले समय में अगर ये लोग इसी तरह खिलवाड़ करते रहे तो हम लोग विधानसभा पे खड़े होकर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम शुभम करवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन सर्वे की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस सर्वे को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने इस सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्तारूढ़ बसपा इससे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता जा रही है। और लखनऊ के राजा बाजार क्षेत्र में आज VLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं, लोगों को फॉर्म भरने और वोटर सूची अपडेट करने की जानकारी दे रही है। और वही समाजवादी पार्टी ने भी इस सर्वे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी हर बूथ और सेक्टर पर PDA प्रहारी बना रही है और SIR प्रतिक्रिया पर नज़र रखेंगे। और सपा का आरोप है कि यह सर्वे कुछ खास वर्गों को निशाना बनाने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह हर सकारात्मक पहल का विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज ही मैंने निर्वाचन आयोग की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें छपा है कि सब वेबसाइट पे जो सूची है पुरानी वो उपलब्ध है। बोगस वोटिंग रुके, बोगस वोटिंग समाप्त हो, फर्जी वोटिंग समाप्त हो, ऐसा सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय मांग करते हैं। और जब चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया है तो कुछ राजनीतिक दल केवल विरोध उनको करना है, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि सभी फ्री एंड फेयर चुनाव की मांग करते हैं। और ये तभी संभव है जब बूथों पे जो मतदाता सूची होगी वो पूरी तरह से सही होगी। जो बूथ पर रहने वाले लोग होंगे उन्हीं का नाम उसमें दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय सांसद, माननीय विधायक और सभी बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने बूथों पर SIR के दौरान जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उन सबका एक एक का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए। और अगर कोई फर्जी नाम हो तो वो नाम कटने चाहिए। हॉर्नबिल टीवी ने इस मुद्दे पर लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट से भी बातचीत की और पत्रकारों का कहना है कि यह चुनाव आयोग की सराहनीय पहल है। इससे अयोग्य लोगों को सूची में हटाया जा सकेगा और हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश में वोटर SIR का काम अगले 1 महीने तक चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे राज्य की मतदाता सूची और प्रदर्शी का गठन बनेगी। अब देखना होगा कि इस सर्वे पर जारी सियासी बयानबाजी कब तक चलती है।
आज से पूरे देश में एसआईआर शुरू हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी एसआईआर का काम शुरू हो गया है। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर अपना वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो बांट रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां निशाना लगा रही हैं, आयोग पर भी निशाना साध रही है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रही है। हालांकि भाजपा का साफ कहना है कि जो लोग निराश हैं वही इस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, एसआईआर जो है बड़ा मुद्दा है, बिहार के बाद अब पूरे देश में शुरू हो चुका है, यूपी में भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे यूपी की, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, इस पर तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में एसआईआर से किसी का नुकसान होगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे, काटेंगे या फर्जी होंगे? जबकि आयोग का कहना है जो लोग जायज़ हैं वो रहेंगे और नाजायज़ हैं वो हट जाएंगे एसआईआर से। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे एसआईआर को लेके पूरे देश में एक जो भ्रम फैलाया गया वो भ्रम पूरी तरीके से एक गलत है। एसआईआर होना चाहिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि जब आदमी नया वोटर जुड़ता है और उसकी उम्र के हिसाब से वो नया वोटर बनता है और बहुत से लोग जो नौकरी पेशे वाले हैं या कहीं उनका स्थानांतरण हो गया, किसी अन्य राज्यों में वो गए तो उनका वहाँ दो वोटर लिस्ट बन जाती है, बोगस। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये राजनीतिक दल के लोग ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। एसआईआर पूरे देश में उन्होंने इसको भ्रम ये कर दिया कि वो घुसपैठियों को बाहर भगा रही है भाजपा, घुसपैठी जो आ गए हैं वो जो है फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहो हम टीवी भारत।